Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is exercise 11.3 of your chapter number 11, 3D coordinate geometry of your NCERT course. Okay. इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज्ड होने चाहिए, मतलब 4 कॉन्सेप्ट्स तो एटलीस्ट आने चाहिए आपको, लाइक इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन डिफरेंट सिचुएशंस, लाइक जब नॉर्मल वेक्टर गिवन हो तो क्या, जब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन हो तब क्या, जब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तब क्या, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स का कॉन्सेप्ट हो गया, या डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन का कॉन्सेप्ट हो गया, कोप्लानरिटी हो गई। तो कोर कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स हु आर डायरेक्टली वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस आल्सो, ताकि एक्सरसाइज करने में समझ में भी आए, मजा भी आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। Question number 1. In each of the following cases, determine the direction cosines of the normal to the plane and the distance from the origin. One second. चलिए देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में से आपको कुछ चीजें पिकअप करके उसको बतानी है, जैसे कि क्या, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। हर एक प्लेन है तो हर एक प्लेन की एक नॉर्मल होगी, उस नॉर्मल के क्या बताने बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस बताने, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी बताना है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी बताना है। अब कुछ बातें अपन पहले ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन इस फॉर्म में गिवन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस या इक्वल टू डी को अपन उधर पहुंचा देंगे, एंड मेक श्योर करेंगे कि डी जब वहां पहुंच जाए तब वो पॉजिटिव हो। डी जब वहां पे पहुंच जाए तो, इन केस वो नेगेटिव है तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके अपन पॉजिटिव बना सकते हैं। इस फॉर्म में जब इक्वेशन रखी हुई है तब ये ए बी और सी क्या होते हैं, तब ये ए बी और सी क्या होते हैं, डी आर्स होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, किसके, नॉर्मल के, किसके, नॉर्मल टू द प्लेन। एक चीज ये, तो अगर मुझसे वो डायरेक्शन रेशियोज पूछता तब तो मैं सीधे सीधे बता देता, जैसे इसके 1 1 1 बता सकते हो, जैसे इसके 2 3 -1 इजीली बता सकते हो, बट उसने डायरेक्शन रेशियोज नहीं पूछे, उसने क्या पूछे, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी में से lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे अब ये जो एल एम एन होंगे ये हो जाएंगे डीसीज, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। और एक खुशी की बात और है कि जब अपन इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये स्मॉल डी क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्योंकि उसने हमसे दोनों बातें पूछी हैं तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म। तो वहां से सीधे सीधे दोनों बातें आ जाएंगी, एलएमएन भी आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल भी आ जाएंगे, साथ में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अब सर कन्वर्ट कैसे करें, बड़ा ही आसान तरीका है, नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को, एलएचएस को भी, और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम का रूट, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज यानी एबीसी, इसका स्क्वायर का सम का रूट। ये तो हो गया नॉर्मल का मैग्नीट्यूड, ये हो गया नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आया सभी को, ये कॉन्सेप्ट से अपन ये 4 क्वेश्चंस खत्म करेंगे यूं ही। तो देखो, पहला आपको लगेगा कि सर ये क्या है, z इक्वल्स टू 2, तो मैं इससे स्टार्ट करता हूं पहले, है ना, ताकि एक फ्लो तो बैठे है ना एटलीस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखो, इसका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से कंपेयर करता हूं तो यहां से मेरे ए बी और सी क्या निकल के आते हैं, a1 b1 और cb1। तो मेरा नॉर्मल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या फिर जब अपन, सुनो मेरी बात, जब अपन वेक्टर फॉर्म की बात ही नहीं कर रहे, सारी कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अपन नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं लिखते हैं, इसको अपन सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम का रूट, ये निकाल लेते हैं ना। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 का रूट यानी कि √3 आ गया ये। हालांकि ये नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन अपन मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि अपन वेक्टर इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहे, सब चीज अपन कार्टेशियन में लेके चल रहे हैं, गिवन भी कार्टेशियन में, अपन सीधे उसमें चल रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग, पहले तो इक्वेशन गिवन थी, उसको अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, वहां से अपने को एबीसी निकले,
ठीक है, वी गेट, यहाँ से अपने को ये एबीसी निकले, यहाँ पे अपन एक लाइन लिख देंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जो कि ये होती है, हमको डायरेक्शन रेशियोज निकल गए, वहां से अपन ने ये चीज निकाल ली। तो नाउ डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन, एक क्वेश्चन में मैं सारे स्टेप्स लिखवा देता हूँ, बाकी में फिर अपन डायरेक्ट चलेंगे। नाउ डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन, किससे डिवाइड करवा रहा हूं मैं, बाय √3, बाय √3। ऐसा क्यों कर रहा हूं, टू कन्वर्ट इट टू द नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट, टू कन्वर्ट इट टू द नॉर्मल। अभी ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो वी गेट, डिवाइड कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, x + y + z है, तो ये √3 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो 1/√3x, सारे टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे ना, 1/√3y, 1/√3z, और 1 भी क्या हो जाएगा, इधर जो ये 1 है वो भी क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो अब इसको कंपेयर करो नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म से। नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, lx + my + nz = स्मॉल d, lx + my + nz = स्मॉल d। यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन with the standard form of the equation of the plane in normal form। समझ आया? Now comparing the equation with the standard form of the equation of the plane in normal form, that is ये normal form वाली equation है। तो यहां से हमको we get direction cosines of normal, we will get direction cosines of normal, that is L = 1/√3, m = 1/√3, n = 1। ये तो आ गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, ये तो आ गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, एंड साथ में अपने को डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी चाहिए, एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए, उसको अपन क्या कहेंगे, दैट इज डी। डी की वैल्यू क्या है, वो भी 1/√3 है, 1/√3, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यूनिट्स लगा देंगे 1/√3। ये नॉर्मल फॉर्म है इन कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में कहें तो r.n = d। n कैप क्या है, li कैप + mz कैप + n k कैप, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, lx m/nz = d हो गया ना। नॉर्मल फॉर्म भी कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और नॉर्मल फॉर्म वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, r.n = स्मॉल d। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व तो यूं ही हो जाएगा ये, बट थोड़ा सा अपन स्टेप बाय स्टेप किया तो हो सकता है कि 3-4 बातें ज्यादा लिख दी, ठीक है ना। अब बाकी तो यूं ही सल्टा दोगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ नोट करना है तो करो। कर दिया ना, ऊपर देखो, वो नीचे स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिया, यहां से फिर सीधे मैंने ऊपर पहुंच गया। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज d = 1/√3 यूनिट्स, एंड डिस्टेंस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, राइट। चलें आगे, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो यूं ही खत्म कर देते हैं इसको जल्दी से। जैसे कि अगला क्वेश्चन है z = 2, क्या है z, तो आप इसको ऐसे क्यों रीड कर रहे हो, z = 2, आप इसको ऐसे रीड करो ना, इसमें x y z टर्म्स नहीं, x और y वाली टर्म्स नहीं है ना, तो 0x, y भी नहीं है 0y, z तो है, z कितनी बार, एक बार है, तो 1z = 2। आप इसको इस फॉर्म में रीड करो, 0.x लगा दो, 0.y और 1.z = 2। अब आपके पास एबीसी क्या आ गए, 0 0 1, एबीसी क्या आ गए 0 0 1, तो डिवाइड किससे करूंगा, 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बनकर, भाई ए आ गया 0, बी आ गया 0, सी बी आ गया 0, a² + b² + c² का रूट, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, यानी सॉरी सी तो 1 है ना,
C1 है तो 0 + 0 + 1, 0 + 0 + 1। अरे मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब वो ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में, वो एबीसी नहीं है, वो एलएमएन है। वो एबीसी नहीं है, वो एलएमएन। भाई आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही पाओगे जो गिवन है। तो डिवाइड करूंगा जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 1 से, जब इस पूरी इक्वेशन को 1 से डिवाइड करूंगा तो भी इक्वेशन यही निकल के आएगी, 0x 0y 1z इक्वल टू 2 को भी करेंगे तो यही निकल के आएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, lx + my नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया इक्वल टू d। तो डायरेक्शन कोसाइंस शॉर्ट में लिख देता हूं, dc जो निकल के आएंगे, क्या निकल के आएंगे? l = 0, m = 0, n = 0 और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि d निकल के आएगा 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स आंसर हो गया। पीछे से मैच करते जाओ, एक जना कोई भी। आप लोग ये पीछे इतना कंजेस्टेड होके क्यों बैठे हो? एक जना आगे बैठ जाओ। ठीक है, 2 यूनिट्स आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट अपने आप सॉल्व करके बताओ। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं आएंगी और चीजें याद भी होती जाएंगी, जैसे फॉर्मूला वगैरह है वो समझ में आता जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन एक बार सब लोग खुद से ट्राई करो। 2x + 3y - z = 5। क्योंकि अब आपके एग्जाम्स वैसे पोस्टपोन हो गए तो आपके पास एम्पल टाइम है, तो आप साथ के साथ खुद भी ट्राई करते चलो। एग्जाम आपके अब कब से हैं? 7 मई से स्टार्ट है। खूब टाइम। तब तक तो हम हमारे नेक्स्ट 12th के बैच के भी 2-3 चैप्टर सल्टा चुके हैं। वो तो कॉलेज में ही पहुंच जाएंगे। कॉलेज से फोन करेंगे, हाँ मैं कॉलेज बैठा हूँ, कॉलेज कैंटीन में बैठा हूँ। यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड अबाउट योर कॉलेज लाइफ। होता ही है 12th क्लास के बाद की कॉलेज में जाए, नहीं है बिल्कुल भी, सबको होता है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। अपने अपने मतलब थॉट्स होते हैं कि हाँ कॉलेज में ये करना है, मस्ती करनी है। बट एक चीज बताऊं, जितनी सुंदर और जितनी खूबसूरत स्कूल लाइफ होती है ना, उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ नहीं होती। सबसे सुंदर फेज होता है एक इंसान का उसकी स्कूल लाइफ का, और वो भी 10th तक तो बहुत सुंदर होता है। 11th के बाद थोड़ी जिंदगी खराब हो जाती है। 10th तक आप खुद कह सकते हो कि 10th तक जो जिंदगी थी कितनी सुंदर थी। मतलब और सबसे सुंदर 10th क्लास होती है, मेरी तो फेवरेट है। पूरे एकेडमिक कैरियर की सबसे बेस्ट क्लास, सबसे बेस्ट क्लास 10th होती है। इन द सेंस कि पढ़ाई भी अच्छी करते हैं उस टाइम, एक्साइटमेंट भी होता है और मौज मस्ती भी खूब होती है 10th में, ये चीज भी है। हाँ पढ़ते भी बहुत हैं और मस्ती भी, मौज मस्ती भी करते थे। हाँ हो गया। चलो क्या किया होगा? डिवाइड ही तो किया होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। इसका रूट करेंगे तो √14, √14 से डिवाइड कर दो तो इट विल बिकम 2/√14x प्लस 3/√14y -1/√14z इक्वल टू 5। 5/√14, सॉरी हाँ ये भी तो होगा। तो आपके L तो LX कंपेयर कर देंगे अब अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म वाली, LX + my + nz इक्वल टू स्मॉल d। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो आ जाएंगे, L = 2/√14, M = 3/√14, N = -1/√14 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या आ जाएगा? 5/√14। तो ये आंसर मैच हो गया सबका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे इन केस 5 की जगह -5 होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनकेस क्या होता 5 की जगह, तो फिर आप यहाँ पे -5/√14 लिख रहे होते।
तो फिर अगर आप ऐसे लिख दो कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन -5/√14 है तो सारा कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम सबसे पहला ही काम ये करेंगे, पहली फुर्सत में ये काम करेंगे कि आरएचएस से नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, आगे का काम बाद में शुरू करेंगे। तो उस केस में ये इक्वेशन जो थी पहले ही कन्वर्ट होके कैसे हो जाती, -2x -3y + z = +5। उसके बाद फिर वही काम करना है जो कर रहे हो, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या डी, जो डी है ना, कैपिटल हो या स्मॉल हो, कैपिटल हो या स्मॉल हो, डी को कभी भी नेगेटिव नहीं बनाना है। क्या बनाना है, ऑलवेज पॉजिटिव, अगर वो इन केस नेगेटिव है। अब देखो कितनी बड़ी बेवकूफी की एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जिसमें कॉन्सेप्ट निकल गया, चौथे में भी वो डी पॉजिटिव ही करके रखा है, और एग्जाम में आएगा पक्का, ऐसा ही आएगा, है ना। एलिमेंट नेगेटिव हो सकते हैं, एलिमेंट क्या डायरेक्शन कोसाइन से, वो कोस की वैल्यू तो नेगेटिव भी होती, कोस थीटा कैन बी नेगेटिव बट डी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट। अब देखो इसमें हो रहा है, नहीं नहीं बेवकूफ नहीं है भैया, सही है। देखो लास्ट में हो रहा है, +8 को उधर भेजेंगे तो -8 हो रहा है ना, मेरी नजर नहीं गई उसमें। तो इसको आप अगर सिंपली लिखें तो ये 5y = -8। तो अब आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 0x + 5 × y + 0 × z = -8। सबसे पहला काम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लीकेशन। सॉरी टू द राइटर्स ऑफ एनसीईआरटी, कुछ ज्यादा बोल गए हम। 0x + 5y की जगह -5y + 0z = -8 बिकम्स +8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। देखो मन में ही चेक कर लिया करो बच्चों, कई बार क्या होता है ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में गिवन होती है तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया ना, हमने a² b², तो मन में सोचो यहाँ पे 0 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 तो नहीं बनता, दैट मीन्स ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो वो करना पड़ेगा। तो ये अभी किस फॉर्म में, अभी इस फॉर्म में, ax + by + cz = D की फॉर्म में है, राइट। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले a² b² c² का सम का रूट, तो इट विल बिकम 0 + -5 का स्क्वायर 25 + 0, तो इट विल बिकम √25 यानी कि 5। तो 5 से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करके कन्वर्ट करो, तो 0/5 वही 0/5 तो 0 ही होगा, 0x -5/5 क्या हो जाएगा, -1 × y, और 0/z वही 0 हो जाएगा तो, और 8/5 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब आप कंपेयर करो, Lx + my + nz = d। सो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, L0 m -1 n d0, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या आ गया, 8/5 यूनिट्स। हो गया, ठीक है। हाँ, m+1 क्यों होगा, -5 है तो बेटा, -5 / 5 -1 होगा, पीछे आंसर प्लस में देखा है, चेक करो। और डी क्या दे रखा है, हाँ तो गलत है फिर, उस हिसाब से तो फिर यहाँ पे -8 होना चाहिए, यहाँ पे -8 होना चाहिए उनके आंसर के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक चीज और यहाँ पे कहेंगे आपको, कल अपन ने एक चीज और सीखी है लास्ट में, लास्ट टॉपिक जो था, क्या सीखा है बताओ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो अगर केवल डिस्टेंस पूछता ओरिजिन से इस प्लेन की, तो ओरिजिन में तो एक पॉइंट है, तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हालांकि उसने डायरेक्शन कोसाइंस पूछे तो हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उससे दोनों चीजें निकल गई, डायरेक्शन कोसाइंस भी निकल गया, डिस्टेंस फ्रॉम द। लेकिन अगर सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछता तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,0, ये तो हो जाएगा मेरा x1 y1 z1। देखो जो पॉइंट है जिससे अपन डिस्टेंस निकालते हैं वो x1 y1 z1 होता है ना। और जो प्लेन है उसके नॉर्मल यानी कि ए बी सी वो क्या हो जाएंगे, ए तो हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा बोलो 3, और सी क्या हो जाएगा
-1 और आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन निकाला ही था, अभी अभी क्या निकला था, 2 का स्क्वायर 4 9 √14 निकला था क्या, √14 निकला। तो उस फॉर्मूला से बताओ, कल सिखाया ना डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन नहीं, फ्रॉम एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम एनी पॉइंट, क्या फॉर्मूला था बताओ, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, या फिर a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे करके भी लिख सकते हो, और इसका भी फिर मॉडुलस। तो a क्या है, a तो ये रहा 2 इंटू 0, क्योंकि x1 y1 z1 0 0 0 है ना ओरिजिन, तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या बचा, -d। माइनस डी की वैल्यू भी चेक करो, डी की वैल्यू यहाँ पे है 5, तो ये -5, लेकिन क्योंकि मॉडुलस लगेगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन क्या हो जाएगा, √14, तो क्या आएगा, और अभी अपन ने उसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो भी डिस्टेंस यही आ रहा है। ठीक है, चीजें घूम फिर के वहीं आ रही है। हमने डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन भी सीखा है, बट नॉर्मल फॉर्म में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डायरेक्टली मिल जाता है, तो वो ये तरीका करना इससे अच्छा होता है कि नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें, लेकिन उससे केवल ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकल सकती है, किसी दूसरे पॉइंट से नहीं निकल सकती। किसी दूसरे पॉइंट से निकालनी है तो फिर तो यही फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, चलो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, चलो अब इक्वेशंस बनवाएगा हमसे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, नॉर्मल टू द वेक्टर इज दिस। देखो कौन सी फॉर्म है ये, पहली फॉर्म है, मतलब पहली सिचुएशन गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन होती है ना इक्वेशन बनाने के लिए। तो पहली सिचुएशन क्या होती थी कि आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे देता था, डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और नॉर्मल टू द वेक्टर भी आपको दे देता था। तो क्या कैसे बनाते थे अपन वेक्टर इक्वेशन, याद है, r डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल डी, जहां पे d तो क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और एन कैप क्या होता था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या उसने आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया है, नहीं, ये यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1 थोड़ा ना बनेगा। तो ये नॉर्मल वेक्टर खुद भी तो कह रहा है नॉर्मल टू द वेक्टर, अगर यूनिट कहता तो कैप भी देता कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो एक्चुअली उसने एन कैप नहीं दिया है, उसने वेक्टर एन दिया है। क्या दिया है, तो वेक्टर एन से एन कैप निकालना कौन सी बड़ी बात है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आर के आगे लगा देंगे, d7 लिख देंगे, खत्म। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे वेक्टर एन गिवन है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर गिवन नहीं है। 5j कैप -6k कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का सम का रूट। इट इज इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 36, कितना होता है जोड़ना जरा, 34 एंड 36 70 हो गया। ठीक है, और 70 के रूट को सॉल्व ही नहीं कर सकते, 2 5 जा 10, 2 इंटू 5 इंटू 7 सॉल्व नहीं होगा, चलो एज इट इज यूनिट्स। ठीक है, अब एन कैप निकाल लो पहले, क्योंकि एन कैप की जरूरत है ना आपको। तो एन कैप कैसे निकालेंगे अपन, वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, भाई वेक्टर सीख के आए हो ना, 3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन क्या है, √70, so it will come out to be 3/√70 i cap plus 5/√70 j cap and -6/√70 k cap। ये आ गया एन कैप आपके पास, एन कैप आ गया। ऑल्सो डी तो ऑलरेडी दी है, बुक में ही गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी गिवन है, 7 यूनिट्स, ये गिवन है। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन will be given by, इतना हो गया नोट डाउन। So now the equation of the plane, the equation of the plane, उसने कहा है ना बेटा, which is at a distance of 7 units from the origin, प्लेन जो है ओरिजिन से 7 यूनिट दूर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन स्मॉल डी होता है कैपिटल डी होता है, बताओ। बेटा इक्वेशन, इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन ऑलरेडी गिवन हो,
और वहां पे अगर नॉर्मल वेक्टर हो और यूनिट नॉर्मल वेक्टर ना हो तो उस इक्वेशन में जो आरएचएस होता है वो कैपिटल डी होता है। अभी आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, अभी आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, इक्वेशन के इंग्रेडिएंट्स गिवन है। दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक होता है नॉर्मल वेक्टर। अब आपको इक्वेशन बनानी है, ऑलरेडी बनी बनाई इक्वेशन होती और उसमें वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर ना होके नॉर्मल वेक्टर होता तो वो डी ना होके कैपिटल डी होता, बट वो तो बनी बनाई इक्वेशन होती तब ना। अब तो इक्वेशन बनानी है और साफ साफ वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये जो प्लेन है 7 यूनिट दूर है, तो फिर ये स्मॉल डी है। ठीक है, क्लियर है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय आर डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल डी। बस वैल्यूज पुटअप करो, आर तो आर ही रहेगा, आर तो वैसे भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी है ना। एन कैप हमने निकाल ही लिया है, क्या निकाला है, 3/√70 आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप माइनस 6/√70 के कैप इक्वल टू स्मॉल डी लिखते हैं। स्मॉल डी क्या है, 7। मैच करो आंसर। और वेक्टर इक्वेशन ही पूछी है उसने, कार्टेशियन तो पूछी भी नहीं है। मैच कर लो एक बार, आंसर सही है। ठीक है तनिषा, क्लियर है ना वो। अच्छा, अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनानी हो तो 3/√70x, भाई आर कैप आर वेक्टर के क्या होंगे कंपोनेंट्स, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो 3/√70x प्लस 5/√70y माइनस 6/√70z इक्वल टू 7। खत्म, ये कार्टेशियन इक्वेशन बन जाती। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही तो करवा रहा है आपसे, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस। ये सबसे इजीएस्ट पार्ट आ गया है। तो कार्टेशियन इक्वेशन बनाना कौन सी बड़ी बात है, बना सकते हो इजीली। सारे डेरिवेशन में अपन ने कार्टेशियन इक्वेशंस बनाई तो हैं सबकी, पर क्योंकि अगर उसने कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए स्पेसिफिकली आपसे कहा है तो थोड़ा प्रोसेस से करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है, तो वेक्टर आर को मैं खोल के रखूंगा। कैसे खोलते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट किससे करवाना है आपको, जो भी आपको नॉर्मल वेक्टर गिवन है, ये नॉर्मल वेक्टर ही तो है इसका, इक्वल टू। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं क्या, लाइन के तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं क्या, या डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं क्या। उसके वेरी गुड, एग्जैक्टली प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये इनडायरेक्टली प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज बोले जाते हैं। कोई कहे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, तो प्लेन की जो नॉर्मल वेक्टर होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज, यानी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 में a b c उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इनडायरेक्टली वो उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इक्वल टू 2। चलो आई कैप से आई कैप तो खत्म हो जाएगा, तो x से x बन जा x प्लस y बन जा y और z माइनस बन जा माइनस जेड इक्वल टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। चाहो तो 2 को आप इधर भी लेके आ सकते हो, चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो, आंसर आ गया। इजी, इजीएस्ट क्वेश्चन है तो चैप्टर का। ठीक है, चलो ओरली खत्म कर सकते हो, तो बोलो सेकंड का आंसर। और क्या, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। चलो अब थर्ड वाला जो है थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है इसने, कोई बात नहीं। देखो s माइनस 2t आई कैप है, तो ये s माइनस 2t x से मल्टीप्लाई होगा, आई कैप का कंपोनेंट आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, और उधर आई कैप का कंपोनेंट या x आई कैप, तो क्या हो जाएगा s माइनस 2t x प्लस आगे बोलो 3 माइनस टी वाई, आगे बोलो प्लस 2s प्लस टी जेड इक्वल टू 15। पहले इंप्रेशन में तो ये इक्वेशन ऐसे बन गई। ठीक है, अब अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो क्या करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपोनेंट्स अलग, बट देखो उससे होगा क्या,
उससे होगा तो कुछ भी नहीं, आंसर तो आपका सबसे सही तरीके से यही है। देखना पीछे इसी फॉर्म में है क्या, इसी फॉर्म में होगा, क्योंकि सपोज करो आपने 5 इंटू एक्स कर दिया किसी ने ऐसे, और -2t(x) कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन तो तभी मानी जाएगी ना जब x का कोएफिशिएंट दिख रहा हो, तो इसमें से x का कोएफिशिएंट निकालने के लिए वापस x कॉमन लेना पड़ेगा, s-2t, समझ रहे हो। तो यही आंसर है, ये कंफ्यूज करने के लिए वजह से क्वेश्चन दिया है, बाकी आपका आंसर यही है। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, in the following cases find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin, find the foot of the perpendicular drawn from the origin। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कि अगर आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन हो, राइट, अगर आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन हो, तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर बनेगा ना उस प्लेन पर, तो वो परपेंडिकुलर उस प्लेन पे कहां पे जाके लाए करेगा, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने की एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया हुआ। प्रोसेस भी बताया था भाई, ऐसे ये डिराइव हुआ है, बट मैंने ये कहा था कि आपको डायरेक्ट याद करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। याद है किसी को, L अपॉन ना, याद है किसी को, नहीं, LD MD ND, याद है, L इंटू डी कॉमा M इंटू डी कॉमा N इंटू डी, यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बोलो, LD कॉमा MD कॉमा ND। अब LMN निकाल सकते हो, D निकाल सकते हो, खत्म कहानी। ठीक है, चलो हमारे पास इक्वेशन 2x + 3y + 4z - 12 = 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो -12 को पहले तो वहां भेजो, तो 2x + 3y + 4z - 12 उधर जाके +12, ये LX + MY + NZ की फॉर्म में है या AX + BY + CZ की फॉर्म में, किस फॉर्म में बताओ, AX, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में कहीं से भी नहीं दिख रही है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 से ज्यादा ही दिख रहा है। तो ये किस फॉर्म में है, ये है AX + BY + CZ = कैपिटल D की फॉर्म में, राइट। तो पहला काम क्या करते हैं अपन, a² + b² + यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, ठीक है, a² b² c², 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 20 29, √29, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√29x, चेंज कर देता हूँ, 2/√29x प्लस 3/√29y प्लस 4/√29z = 12/√29। ठीक है, अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। कौन सी होती है नॉर्मल फॉर्म, LX + MY + NZ = स्मॉल d, यही होती है नॉर्मल फॉर्म। तो यहां से हम L M N और D चारों की वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी आधे से ज्यादा काम तो वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, राइट, वही काम कर रहे हैं, L M N और D की वैल्यू निकाल रहे हैं। L की वैल्यू 2/√29, कॉमा M की वैल्यू 3/√29, कॉमा N की वैल्यू 4/√29 एंड D की वैल्यू 12/√29। now the foot of the perpendicular, the foot of the perpendicular drawn from the origin, drawn from the origin to the plane, to the plane are या is given by, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट एक ही is given by LX LD, MD, ND। पॉइंट तो कोऑर्डिनेट से पहचाना जाता है ना, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे LD MD ND, यानी L इंटू D करना है बच्चों, यानी कि 2/√29 इंटू D क्या है, 12/√29,
√29। ये पहला कोऑर्डिनेट। m क्या है 3/√29 इंटू डी क्या है 12/√29। और लास्ट कोऑर्डिनेट पे आ जाओ 4/√29 इंटू वही सेम 12/√29। तो √29 इंटू √29 29 हो जाएगा। 12 2 जा 24/29, ब्रैकेट लगा देता हूँ, पॉइंट है ना, कॉमा 3 12 3 जा 36/29, कॉमा 12 4 जा 48/29। आंसर चेक करो। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, एक जस्टिफिकेशन कर सकते हो आप कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। देखो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये क्या है, तो ये पॉइंट उस प्लेन पर होगा, मानते हो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया, वहां जाके लैंड हो गया, तो वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं जो हमने निकाल के दिए हैं, ये कहां पर लाया होगा, प्लेन पर, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देखो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। करते हैं, इस पॉइंट को मैं प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा रहा हूं। तो x की वैल्यू डालो 24/29, 2 इंटू 24/29 कितना हो गया 48/29, 3 इंटू 36/39 करना जल्दा मल्टीप्लाई, 36 इंटू 3 हो जाएगा 108, 30 का 3 90, 6 का 3 18, 90 और 18 108, 29। 4 गुना करना है 48 का, 50 का 4 गुना 200 होता है, लेकिन ये 48 से 2 2 कम कर दो, 8 कम कर दो, यानी कि 192/29। इसको ऐड करना जरा, 192 और 8 200, 200 और 100 300, 348 अपॉन 29, 29 1 जा 29, बचा क्या 5, 58 हो गया, 29 2 जा 58, आरएचएस से मैच कर गया। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना ये पॉइंट इसको, ठीक है, दैट मीन्स हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर करेक्ट है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है एंड इफ यू थिंक यू नीड टू जस्टिफाई, तो आप एग्जाम में ऐसे चेक कर सकते हैं रफली कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेकिन सुनो एक चीज और है यहाँ पे, रिस्क तो है कि आपका पॉइंट जो निकल गया वो मान लो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तब तो वो 100% फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो पॉइंट ही नहीं है जो ऐसा कोई आपका कोई पॉइंट निकला और वो इक्वेशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस वो पॉइंट उस पर प्लेन पर है ही नहीं, तभी तो नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है। अब प्लेन उस प्लेन पर वो पॉइंट है ही नहीं, तो 100% वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। बट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो भी हो सकता है कि वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना हो, क्योंकि वो एनी अदर पॉइंट भी तो हो सकता है, वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ऐसी, इसकी क्या गारंटी है। बट ये कि थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ होगा। समझिए क्या कहा मैंने, नहीं समझे, देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो उस पॉइंट पे लैंड किया, तो वो पॉइंट प्लेन पर है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपका जो आंसर आया है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो पॉइंट है ही नहीं उस प्लेन पर, तब तो वो 100% रॉन्ग है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो भी चांसेस है कि वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना हो, क्योंकि वो तो एक ऐसा पॉइंट है जो प्लेन पर लाया कर रहा है, बट वो एग्जैक्टली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से बनाई है, वो चीज है, इसकी गारंटी नहीं है ना। ठीक है, तो सेटिस्फाई होने के बाद भी रिस्क है कि ये आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन सेटिस्फाई ना हो तब तो 100% करेक्ट है कि ये आंसर नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बेटा वो दूरी निकालते थे, वो दूरी डिस्टेंस कितनी है वो निकालते, उसका प्लेन की इक्वेशन से क्या लेना देना, वो डिस्टेंस उसकी इक्वेशन को क्यों सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, उस प्लेन पर लाया करने वाला हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। हाँ हाँ, अच्छा आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे ऐसे ऐसे, वो तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मत करना, और उसमें से छोटा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो शॉर्टेस्ट होता है। बट इतना लंबा मत करना, आप तो केवल इतना करके देख लेना, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताइए मैंने बात, कि सेटिस्फाई करने के बाद भी रिस्क तो है कि वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं है, बट आप कितना चेक करोगे, लिमिटेड टाइम है, तो आप इतना ही चेक कर लेना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो प्लेन पर तो लाया कर रहा है, मान लेंगे कि हाँ यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। तो अब अगले क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाफट।
3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो 0x प्लस 3y प्लस 4z और माइनस 6 को वहां भेज देते हैं +6। बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन जिसको अपन कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, इसकी वैल्यू क्या है? 0, 9, 16, 16 और 9 25, रूट 25 बोले तो 5। ठीक है, कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म में तो 3/5y, एक्स वाली टर्म भी लिखना चाहो तो लिख दो चाहे से, 0/5x, वो तो 0 हो जाएगा, 0 लिख दो सिंपली, 0x। ठीक है, 3/5y, 4/5z इक्वल टू 6/5। कंपेयर करो LX, MY, NZ इक्वल टू D। और अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सीधे ही निकाल रहा हूं मैं। क्या करना है आपको? LD, MD, ND, राइट। ये तो पता चल गया ना कि LD, L क्या है? L है 0, M है 3/5, N है 4/5 और D है 6/5। तो आपको चाहिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे? LD, MD, 9D से, ND से। तो 0 इंटू 6/5, M क्या है? 3/5 इंटू 6/5, फिर N क्या है? 4/5 इंटू 6/5। तो आंसर आ जाएगा 0, 3 6 जा 18/25, 6 4 जा 24/25। आंसर मैच करो। ये आ गया आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सही है, सही है बच्चों। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कर दो फटाफट से। 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3। तो कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा? 1/√3x, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1/√3y, यानी इस क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में सेम काम करना है अपने को, पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि आपको L, M, N और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Z इक्वल टू 1/√3। कर दो कंपेयर, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू D से। ठीक है, ये L, ये M, ये N और ये D। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते हैं। ये निकलता है LD, MD, ND से 1/√3 इंटू D कितना है? ये भी 1/√3। ओके, सेम सेम निकलेंगे सारे, M भी 1/√3 एंड D भी 1/√3 और N भी 1/√3 और ये भी 1/√3, 1/3, 1/3, 1/3। आंसर सही है। लास्ट वन, 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। करो एक बार अपने आप ये ट्राई, फोर्थ वाला। क्या क्या कह रहे हो? सेम ही? अच्छा अच्छा अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया। तो LMN और D निकाला था वहां से आपने। LMN और D क्या क्या निकला था बताओ? L क्या निकला था? ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ है। तो उसमें भी अपन से डायरेक्शन, कोसाइंस और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछा था।
तो डायरेक्शन कोसाइन और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमने क्या क्या निकाले थे, एल एम एन और डी, वहीं से हमने निकाल लिए थे। बोलना जरा, एल क्या निकला था 0, एम क्या निकला था -5 -1, ओके, और एन क्या निकला था 0, और डी क्या निकला था 8/5। चलो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालते हैं यहां से। वो निकलता है एल डी एम डी एंड डी से, यानी 0 इंटू 8/5 कॉमा -1 इंटू 8/5 कॉमा 0 इंटू 8/5, 0 कॉमा -8/5 कॉमा 0। आंसर, पीछे आंसर मैच कर गया। अब देखो यहाँ पे -8/5 कर रहा है और उधर फिर वो जो है अपना -1 नहीं दे रहा था, +1 दे रहा था, तो ऑब्वियसली खुद के ही दोनों क्वेश्चन में वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। दैट मीन्स उसने पीछे आंसर की में उस टाइम आंसर गलत लिखा है ना। ठीक है, कनिष्का समझ आ रहा है? ये चुप चुप बैठे हो, आ जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। ये मेहनत मजदूरी के काम होते हैं, वेक्टर भी चाहिए उसको और कार्टेशियन भी चाहिए, एक से संतुष्ट नहीं। दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज। अब आ गई सेकंड कैटेगरी। अभी तक फर्स्ट कैटेगरी चल रही थी, एल आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। करीब करीब सारे क्वेश्चन उसी फॉर्म से रिलेटेड थे। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछ ले, एल एम एन पूछ ले, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ ले, और फर्स्ट फॉर्म से सारे कनेक्टेड थे, उसके इर्द गिर्द की चीजें थी जो भी थी। अब सेकंड कैटेगरी शुरू होती है। सेकंड कैटेगरी में पहले मैं इक्वेशन बता देता हूं। इक्वेशन होती है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। ये तो होती है इक्वेशन। यहां पे वेक्टर ए तो होता है वो पॉइंट जिसका जिक्र है। ये क्या होता है, पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, क्योंकि ये वेक्टर है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, ऑफ द गिवन पॉइंट, जो कि प्लेन पर लाया कर रहा है। ये पॉइंट प्लेन पर लाया करेगा। और वेक्टर एन क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द। क्लियर है? बस ये दो बातें गिवन होनी चाहिए, हम इक्वेशन बना देंगे। दोनों ही बातें गिवन है, पासेस थ्रू द पॉइंट, नॉर्मल टू द प्लेन, दोनों ही गिवन है। चलो खत्म करते हैं। तो देखो पासेस थ्रू द पॉइंट अगर ये है, मान लो ये पी पॉइंट है, तो वेक्टर ए कैसे बनाओगे आप? वेक्टर ए कैसे बनाओगे, 1 आई कैप यानी आई कैप प्लस 0 जे कैप, यानी कैंसिल आउट हो गया है तो, या लिख दो चलो 0 जे कैप और -2 के कैप। ये तो हो गया वेक्टर ए। जो पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर है वही तो होता है जो पॉइंट गिवन होता है उसका पोजीशन वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर भी गिवन है, क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय, नाउ द वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं पहले, क्योंकि दोनों पूछी ना उसने। ऑफ द प्लेन is given by वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n इक्वल टू 0। वेक्टर r तो वेक्टर r ही रहेगा, माइनस a क्या है, a ये रहा, आई कैप प्लस 0 जे कैप, नेसेसरी नहीं है लिखना तो सीधा -2 के कैप लिख देता हूं मैं, -2 के कैप। और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट एक बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये तो r माइनस ए बनाए ओनली, ये क्या बनाया, r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। तो ये तो बन गई आपकी वेक्टर फॉर्म। क्या बन गई है, क्या बन गई बेटा, वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म बनानी है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कोई बड़ी बात नहीं है, आप दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप इसी में वेक्टर r को एक्सपेंड कर दें। कैसे, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
कभी भी वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनानी हो, आप सीधे वेक्टर आर को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो माइनस करना है ना, तो x माइनस 1 आई कैप हो गया, ये इस पूरे का सॉल्यूशन बता रहा हूं। इधर है x, उधर है आई कैप का कंपोनेंट है 1, तो x माइनस 1 आई कैप, इतना तो आई कैप हो गया। ठीक है, आ गया जॉब, प्लस y कंपोनेंट या तो 0 है तो सिंपली y जे कैप, प्लस z कंपोनेंट यहाँ पे क्या है -2, लेकिन बाहर माइनस और है, बाहर माइनस और है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +2, नहीं एक मिनट, z+2, यस z+2 k कैप, k कैप। इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करना है अगले इस नॉर्मल वेक्टर से, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में आई जे जे के खत्म हो जाएंगे, तो x माइनस 1 इंटू 1 x माइनस 1 प्लस y इंटू 1 y, और z+2 इंटू -1 माइनस z+2 इक्वल टू क्या आ रहा है 0। इसको सॉल्व कर दो, तो x माइनस 1 प्लस y माइनस z-2 इक्वल टू 0। तो x y z यहाँ पहुंचा दो, और जो d वाला पार्ट है उसको वहां पहुंचा दो, माइनस z है, और -1 -2 -3 उधर जाके हो जाएगा +3। तो ये तो हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, और ये जो वेक्टर इक्वेशन थी शुरू में आ चुकी थी, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। मैच करो दोनों आंसर्स पीछे से एक बार। सही है। अच्छा एक चीज और, अगर आपको डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन बनानी हो, देखो ये तो वेक्टर से कार्टेशियन बनाई, और वेक्टर से कार्टेशियन में तो लॉजिक ही एक सिंपल सा आएगी, आर को कन्वर्ट करो और वेक्टर से कार्टेशियन बन जाएगी। एक क्वेश्चन किया अपन ने पूरा, थर्ड क्वेश्चन वेक्टर से कार्टेशियन बनाने का ही तो किया। लेकिन सपोज करो डायरेक्टली इसमें कार्टेशियन इक्वेशन आपसे पूछता, तो उसका फॉर्मूला पता है, मतलब इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी तो होंगे, जो नॉर्मल वेक्टर होंगे उसके डीआरस डायरेक्शन रेशियोज, और x1 y1 z1 होगा जो पॉइंट गिवन है। सीधे पुट करो और सीधे कार्टेशियन इक्वेशन भी आ सकती है, राइट। तो a क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 1, b क्या हो जाएगा ये भी +1, और c क्या हो जाएगा -1। चलो x माइनस x1 क्या हो जाएगा 1, प्लस y माइनस y1 यानी कि 0, प्लस z माइनस z1 यानी कि z माइनस z1, z1 क्या हो जाएगा बोलो -2 यानी कि +2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 वही x माइनस 1 प्लस 1 इंटू वाई यानी कि y, और ये क्या हो जाएगा -z-2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस z -1 -2 -3, तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये +3। तो उससे भी यही आया था और इससे भी यही आया है, नो चेंज एट ऑल। तो चाहो तो वेक्टर से कार्टेशियन बनाओ, नहीं तो ये डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करें वेक्टर फॉर्म में और फिर कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट करें। ठीक है, इधर तो करो वेक्टर फॉर्म में, मतलब वेक्टर फॉर्म का भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें और कार्टेशियन फॉर्म की भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। बोलो वेक्टर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जब एक पॉइंट गिवन होता है r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0, और कार्टेशियन फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जब एक पॉइंट गिवन होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वेक्टर r माइनस पॉइंट क्या है 146, तो 146 से a वेक्टर बना सकते हो आप, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ये तो हो गया ये वाला पार्ट, बिग ब्रैकेट लगा देना, इस बिग ब्रैकेट लगाना मत भूलना है ना। और वेक्टर n तो आपको डायरेक्टली गिवन है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0। फाइन, तो ये तो हो गई आपकी क्या वेक्टर इक्वेशन। अब इधर आ जाओ, ए बी सी क्या हो जाएंगे 1 -2 और 1 हो जाएंगे, नॉर्मल वेक्टर के डी आर 1 -2 +1, x माइनस x1 y1 z1 क्या हो जाएगा जो पॉइंट है x माइनस 1 और y माइनस 4 और z माइनस 6 इक्वल टू 0। 1 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 1 -2y प्लस 8 प्लस 1 इंटू जेड जेड और -6 इक्वल टू 0। तो x y z अलग करो, x माइनस 2y प्लस z -1
+8 और -6 करना है आपको। तो -1 -6 क्या होगा, -7, और 8 - 7 क्या हो जाएगा, 8 - 7 क्या हो जाएगा, +1। तो चाहो तो +1 यहाँ लगा दो, नहीं तो उधर जाके माइनस इधर ही लगा दो, चलो +1 = 0। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। मैच करो आंसर। +1 यहाँ पे कर रखा है या उधर ले जाके -1 कर रखा है, कैसे कर रखा है बोलो, इधर ही है। एक्चुअली वो डी है ना, डी, उस डी को वो पॉजिटिव रखना ज्यादा प्रेफर करता है। अब डी अगर नेगेटिव आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव बना देता है। कैसे, अगर डी इधर नेगेटिव आ रहा है तो आरएचएस में रख के पॉजिटिव बना देता है, और अगर डी आरएचएस में नेगेटिव आ रहा है तो, क्योंकि डी इज समथिंग विच गिव्स अस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन, तो वो डिस्टेंस है। तो वो चाहे से स्मॉल डी हो या कैपिटल डी हो, उसका प्रेफरेंस रहती है वो पॉजिटिव रहे, फिर उस हिसाब से उसको एडजस्ट करता है, आरएचएस में रखूं या एलएचएस में रखूं, दोनों तरीके सही है। ओके, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आज इतना ही करेंगे। 5 क्वेश्चंस अपन ने किए, दैट आर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यहां से अपने को प्लेन के बारे में जानना अपन ने शुरू किया है। अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस नीचे आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में तो स्टार्ट हो जाएगा आपका तीसरा फॉर्म, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म था, मैं वेक्टर जो कार्टेशियन फॉर्म बनाते थे उसमें डिटरमिनेंट फॉर्म बनती थी, वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर अलग अलग जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, अलग अलग चीजें, इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, जो आपका ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अभी मैंने देखा था 9th वाला, और एक ये वाला भी आया था, 11th वाला भी आया था। 9th एंड 11th आपके एग्जाम में आए थे ना, तो ये क्वेश्चंस फिर कल से करते हैं, ठीक है। स्क्रीन इससे पहले वाली, सेकेंड देखो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, अगर किसी इक्वेशन, किसी प्लेन की इक्वेशन आपसे दोनों फॉर्म में पूछी है, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है एंड कार्टेशियन का डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज करो। आप अगर ऐसे करते हो कि पहले वेक्टर बना के और कन्वर्ट करते हो, तो उसको लगेगा कि इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है और ये कन्वर्ट करके बना रहा है। इन केस भूल जाओ, याद नहीं आया, तब तो वो तरीका है ही सही, बट आप रिस्क नहीं लेना, आपको दोनों फॉर्मूले याद हैं, अब अलग अलग चलना, और इसके अलग इसके अलग, कन्वर्जन वाला सहारा ना यूज करना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।